आज का टॉपिक है हमारा ऑर्थोपेडिक में हिप फ्रैक्चर। अभी आप लोग इसके पहले पेल्विक फ्रैक्चर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हिप फ्रैक्चर। ठीक है, हिप जॉइंट में फ्रैक्चर कैसे होता है, क्या क्या होता है। हिप जॉइंट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये पता ही है आप लोगों को। बॉल शेप्ड फीमोरल हेड एंड कप शेप्ड एसिटाबुलम। तो फीमोरल हेड होता है वो, उसका शेप क्या होता है? बॉल की तरह होता है। और एसिटाबुलम जो होता है आपके, उसका शेप कैसा होता है? कप शेप होता है। द अपर एंड ऑफ थाई बोन इज मेड अप ऑफ फीमोरल हेड, नेक एंड ट्रोकेंटर। जो आपकी अपर एंड ऑफ थाई बोन होती है, मतलब फीमोरल बोन जो होती है फीमर, इज मेड अप ऑफ फीमोरल हेड। उसमें एक फीमोरल हेड होता है, नेक होता है एंड ट्रोकेंटर होता है। हिप फ्रैक्चर कैन अकर एट फीमोरल हेड, नेक, ट्रोकेंटर। ठीक है, जो फ्रैक्चर जनरली होता है वो कहाँ पे होता है? फीमोरल हेड में होगा, नेक में होगा और ट्रोकेंटर में होगा। अब बात करते हैं फीमोरल नेक फ्रैक्चर। हिप फ्रैक्चर्स में सबसे कॉमन जो होता है फीमोरल नेक फ्रैक्चर होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रैक्चर एडजेसेंट टू द फीमोरल हेड इन द नेक बिटवीन द हेड एंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर। क्या होता है? फ्रैक्चर एडजेसेंट टू द फीमोरल हेड इन द नेक बिटवीन द हेड एंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर और हेड के बीच में जो नेक होता है वहाँ पे ये फ्रैक्चर जनरली होता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, कि क्या क्या कॉज होते हैं इसके, किस वजह से ये होता है फीमोरल नेक फ्रैक्चर। द कॉजेज ऑफ फीमोरल नेक फ्रैक्चर, एल्डरली पेशेंट है ना, जो ओल्ड एज में होते हैं, उनको ये फ्रैक्चर बहुत कॉमनली होता है। कॉमन वीक ऑस्टियोपोरोटिक बोन, किस वजह से होता है? उनकी जो बोन होती है वो बहुत वीक हो चुकी होती है, ऑस्टियोपोरोटिक होती है। ओल्ड एज में ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है बोन, उसकी वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर की संभावना होती है, और उनमें ये बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर माना जाता है ओल्ड एज में। कॉमन कॉज इन एल्डरली, क्या कॉमन कॉज होते हैं एल्डरली पेशेंट में? ड्यू टू स्लिप एंड फॉल ऑन द हिप। ठीक है, स्लिप कर जाना, किसी वजह से गिर जाना हिप के ऊपर, तो हिप के ऊपर किसी जब स्लिप करेंगे तो हिप के उस जोर पे गिर जाना, या डायरेक्ट ब्लो ऑन द हिप, या कोई डायरेक्ट चोट उस पर लग जाए हिप जॉइंट, या ट्राइवायल ट्विस्टिंग इंजरी टू द लेग। ठीक है, या फिर कुछ इस तरह की ट्विस्टिंग टाइप इंजरी हो जाए लेग में, तो उसमें क्या होता है? आपका नेक फ्रैक्चर होता है, फीमर का नेक फ्रैक्चर अब हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बात होगी एल्डरली पेशेंट में। अब यंग में फीमोरल नेक फ्रैक्चर कॉजेज़ क्या होंगे? यंग पेशेंट्स जो होते हैं यंग एज में, तो इसमें होता है हाई वेलोसिटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर हो जाए, उसमें हाई वेलोसिटी मतलब बहुत तेज़ एक्सीडेंट अगर हो जाए, या फिर फॉल फ्रॉम हाइट्स, या कहीं बहुत ऊंचाई से गिर जाए, तो इस तरह की कंडीशन में यंग्स में फीमोरल नेक फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं फीमोरल नेक फ्रैक्चर्स कंप्लेंट्स। अगर फ्रैक्चर हो जाता है फीमोरल नेक में, तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, किस तरह कंप्लेन करेगा, कि उसको क्या दिक्कतें हो रही है ना। सबसे पहले क्या होगा? पेन इन द इंजर्ड हिप। सबसे पहले बताएगा कि उसको हिप जॉइंट में जहाँ चोट लगी वहाँ पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनेबिलिटी टू बियर वेट, पेशेंट जो है वो वेट बियर नहीं कर पाएगा, मतलब जैसे ही खड़ा होगा बॉडी वेट उस पर आएगा हिप जॉइंट पे, तो वो बियर नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा या उसको बहुत सीवियर पेन होगा। इनेबिलिटी टू मूव द हिप, वो हिप जॉइंट को मूव करने में असमर्थ हो जाएगा, नहीं कर पाएगा मूव। ब्रूसिंग ओवर हिप एंड ग्रोइन, वहाँ पे ग्रोइन रीजन में या हिप जॉइंट के आसपास में ब्रूसिंग हो जाएगी ना, जैसे कहते हैं ना रेडनेस हो गई है, नीला पड़ गया है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो जब भी
फीमोरल नेक फ्रैक्चर होता है तो वहाँ कंप्लेंट क्या क्या देखने को मिलेगी आपको? पेन होगा इंजर्ड हिप के आसपास, इनएबिलिटी टू बियर वेट बियर नहीं कर पाएगा पेशेंट, इनएबिलिटी टू मूव द हिप, ठीक है, हिप जॉइंट को मूव नहीं कर पाएगा, ब्रूसिंग ओवर हिप एंड ग्रॉइन। तो ये सारी चीज़ें चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर फीमोरल नेक फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है। इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर आता है फीमोरल नेक फ्रैक्चर मैनेजमेंट। ठीक है, क्या मैनेजमेंट होता है इसका डायग्राम देखिए। पेशेंट गिरा, फॉल, इंजरी टू हिप जॉइंट में इंजरी हुई उसको, तुरंत उसको कहाँ पे ले गए? इमरजेंसी क्लिनिक। ठीक है, आसपास में जो भी हॉस्पिटल होगा या क्लिनिक होगा इमरजेंसी के लिए वहाँ पे उसको ले जाएंगे। फिर वहाँ पे जाके क्या होगा? एक्सरेज होंगे और जो भी नेसेसरी टेस्ट डॉक्टर को लगेंगे वो वहाँ पे कराएगा। अब एक्सरे में और सीटी स्कैन में एमआरआई में क्या दिखेगा? एक्सरे में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड में जो एक्सरे है उसका स्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पे देखिए हेड उसमें अलग हो गया टूट के। और सेकंड वाला जो डायग्राम है, मतलब जो फोटो है वो है सीटी या एमआरआई स्कैन की ना। ठीक है, इससे दोनों इन्वेस्टिगेशन करा के पता लगाया जाए। जनरली तो एक्सरे में पता चल जाता है, कभी कभी क्या होता है एक्सरे में बहुत क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, तब वहाँ पे सीटी या एमआरआई कराते हैं। उससे क्लियर हो जाता है कि कहाँ का फ्रैक्चर हुआ है, फीमोरल नेक का फ्रैक्चर हुआ है या और कोई दिक्कत है। ठीक है, अब जब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर पेशेंट मान लीजिए डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, ठीक है, पेशेंट डायबिटिक है, शुगर है उसको, या फिर बीपी का पेशेंट है, तो क्या होगा? वहाँ पे फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट ओपिनियन, वहाँ पे क्या होगा? एक डायबिटोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेना ज़रूरी है कोई प्रोसीजर करने से पहले। ठीक है, और कार्डियक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस अगर है, मान लीजिए पेशेंट हार्ट पेशेंट है ना, या न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, उसको उस तरह कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे किसी कार्डियोलॉजिस्ट से या न्यूरोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेंगे। कोई भी आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, प्रोसीड करने से पहले आपको जैसे एक स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेना ज़रूरी है। किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आपको किडनी या लीवर का जो भी स्पेशलिस्ट होगा उससे ओपिनियन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? जिससे कि जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं ऑर्थोपेडिक, उनको करने से कोई आगे कॉम्प्लिकेशन ना आए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कराते हैं? 2D इको कराते हैं, चेस्ट एक्सरे ईसीजी कराएंगे और ब्लड टेस्ट कराएंगे। ये सारा कुछ कराना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं। अब हेड ऑफ फीमर अगर मान लीजिए टूटा है तो क्या होगा? प्रिकेरियस ब्लड सप्लाई, इंजरी और फ्रैक्चर डैमेज ब्लड सप्लाई, तो उसकी वजह से क्या होगा? ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, और सब्सिक्वेंट आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा वहाँ पर। अगर यंग इंडिविजुअल अप टू एज ऑफ 50 ईयर्स है तो उसमें क्या होगा? प्रिजर्व हेड बाई फिक्सिंग द फ्रैक्चर, तो वहाँ क्या करेंगे? हेड को प्रिजर्व कर लेंगे बाई फिक्सिंग द फ्रैक्चर फिक्स करके हेड को प्रिजर्व कर लेंगे। और एल्डरली पेशेंट अगर अबव 50 ईयर्स और या वीक है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, तो वहाँ क्या करेंगे? हेड को रिप्लेस कर देंगे, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे ना, जो भी यहाँ पे नीड होगी उस हिसाब से कर लेंगे। तो कहने मतलब है कि अगर पेशेंट मान लीजिए 50 साल से कम का है तो वहाँ क्या करेंगे? उसके हेड को बचा सकते हैं और फ्रैक्चर को कोशिश करेंगे ऐसे ही फिक्स कर देने की। लेकिन अगर 50 साल से ऊपर का पेशेंट है या उसकी बोन बहुत ज़्यादा वीक है, ऑस्टियोपोरोटिक है, तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ हेड को नहीं बचा पाएंगे, तो वहाँ रिप्लेस कर देंगे हेड को, फीमर हेड को, और टोटल हिप रिप्लेसमेंट वहाँ पे करेंगे। जैसी वहाँ पे नीड होगी उस तरह से काम करना पड़ेगा।
फीमोरल नेक फ्रैक्चर्स, फिक्सिंग फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। कैसे फिक्स करेंगे? स्क्रू फिक्सेशन, ठीक है, स्क्रू लगा के उसको फिक्स करना पड़ता है अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये प्रोसीजर कैसे करते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, पेशेंट को पूरा बेहोश नहीं करेंगे, खाली स्पाइनल एरिया में एनेस्थीसिया दे देते हैं, जिससे कि नीचे का जो पार्ट है, जहाँ भी इंजेक्शन देंगे उसके नीचे का पार्ट जो है वो एनेस्थीसिया की वजह से वहाँ पे सुन्न हो जाएगा, सुन्नपन हो जाएगा ना, उसको फील नहीं होगा पेशेंट को। प्रोसीजर कर सकते हैं फिर। फ्रैक्चर इज रिड्यूस्ड फिक्स्ड विद 2 और 3 स्क्रूज, है ना। इसको कैसे फिक्स करेंगे? 2 और 3 स्क्रू लगा के फिक्स कर देंगे। स्पेशल एक्सरे मशीन CR में यूज्ड, वहाँ पे जब भी प्रोसीजर करते हैं तो एक स्पेशल एक्सरे मशीन CR मशीन जिसे बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। डन थ्रू स्मॉल इंसीजन ऑन अपर पार्ट ऑफ थाई। ये कैसे करते हैं? एक छोटा सा इंसीजन लगाते हैं, कहाँ पे? अपर ऑफ पार्ट ऑफ थाई में। अपर पार्ट ऑफ थाई में छोटा इंसीजन लगा के ये प्रोसीजर किया जाता है, स्क्रू को फिक्स किया जाता है। डायनेमिक हिप स्क्रू फिक्सेशन, ये कैसे होता है? अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया, सेम प्रोसेस होगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया इसमें देंगे। फ्रैक्चर रिड्यूस फिक्स विद लार्ज स्क्रू एंड साइड प्लेट असेंबली, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? फिक्स कैसे करेंगे उसको, बोन को? विद लार्ज स्क्रूज, मतलब लार्ज स्क्रू लगाएंगे बड़े, एंड साइड प्लेट असेंबली, और उसमें साइड में प्लेट लगा के स्क्रू से उसको फिक्स कर देंगे। स्पेशल एक्सरे मशीन CR में यूज्ड, यहाँ पे भी CR मशीन यूज़ करेंगे। डन थ्रू स्मॉल इंसीजन ऑन अपर पार्ट ऑफ थाई, इसमें भी सेम वही है, एक छोटा सा इंसीजन लगा के अपर पार्ट ऑफ थाई में इसको प्रोसीजर को हम कर सकते हैं। जब ये हो गया प्रोसीजर, फिक्स हो गया फ्रैक्चर, तो उसके बाद क्या होगा? Day 1 इन द हॉस्पिटल। फर्स्ट डे क्या होगा हॉस्पिटल? मूविंग इन एंड आउट ऑफ बेड, ठीक है। पेशेंट को मूविंग इन एंड आउट ऑफ द बेड, मतलब बेड से उसको मूव कराएंगे। वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ वॉकर विदाउट वेट ऑन ऑपरेटेड लेग, पेशेंट को वॉक कराएंगे वॉकर की हेल्प से, विदाउट वेट ऑफ ऑन ऑपरेटेड लेग, और ऑपरेटेड लेग जिसमें सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उस पर वेट नहीं दिलाएंगे। सेकेंड डे क्या करेंगे? Day 2 प्लान फॉर डिस्चार्ज, ठीक है। जनरली सेकेंड डे डिस्चार्ज का प्लान करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। बेसिक एक्सरसाइज इन द बेड, और जो बेसिक एक्सरसाइज हैं वो बेड पे स्टार्ट कर देते हैं करवाना। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? डिस्चार्ज एडवाइस। जब डिस्चार्ज करते हैं तो हमें एडवाइस दी जाती है कि रीविजिट आफ्टर 2 वीक्स फॉर स्टिच रिमूवल, ठीक है। जब ये सारा प्रोसीजर हो गया, उसका डिस्चार्ज जब करेंगे, डिस्चार्ज में आपको ये एडवाइस दी जाएगी कि आपको 2 हफ्ते के बाद स्टिच रिमूव कराने के लिए आना है। नॉट टू सिट ऑन द ग्राउंड और क्रॉस लेग, ठीक है, ज़मीन पे नहीं बैठना है और क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करना है। ये पेशेंट को सब एडवाइस करना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप आफ्टर फिक्सिंग हिप फ्रैक्चर, 6 वीक फॉलोअप पेशेंट से बोलेंगे, 6 वीक का फॉलोअप रहेगा। एक्सरे टू सी प्रोग्रेस ऑफ हीलिंग, एक्सरे कराते रहेंगे जिससे कि प्रोग्रेस पता चलती रहे कि क्या कितना हील हुआ है। पार्शियल वेट बियरिंग विद वॉकर, ठीक है। फिर 6 हफ्ते में क्या होगा? पार्शियल वेट बियरिंग विद वॉकर, वॉकर से पार्शियल वेट बियरिंग स्टार्ट कर देंगे, मतलब पार्शियल का मतलब थोड़ा थोड़ा वेट देना शुरू कर देंगे पैर पर जिसमें सर्जरी हुई है। 3 मंथ आफ्टर सर्जरी, जब 3 महीने बीत जाएंगे सर्जरी के, तो उसके बाद जब पेशेंट आएगा तो क्या होगा? एक्सरे टू सी द प्रोग्रेस ऑफ हीलिंग, ठीक है। एक्सरे करके जो भी हीलिंग या प्रोग्रेस है वो चेक करेंगे कितना हील हुआ है पहले से। फुल वेट बियरिंग ऑन द ऑपरेटेड लेग, और फुल वेट बियरिंग जो है ऑपरेटेड लेग पे स्टार्ट कर देंगे, देना अलाउ कर देंगे कि पूरा वजन आप पैर पे दे सकते हैं। 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स आफ्टर सर्जरी, 3 से 6 महीने के बीच जब सर्जरी के बीच में क्या होगा? फ्रैक्चर हीलिंग टेक 3 to 6 मंथ, जो फ्रैक्चर हीलिंग होती है प्रोसेस वो 3 से 6 हफ्ते ले लेता है। फॉलो अप एवरी 6 वीक्स टिल फ्रैक्चर हील्स, ठीक है। जब फ्रैक्चर हील हो जाता है उसके हर 6 हफ्ते के बाद
फॉलो करना ज़रूरी होता है, जिससे कि प्रोग्रेस पता चलती रहे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जो भी ये प्रोसीजर किया, ऑपरेशन किया, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे हो सकते हैं? सबसे पहला क्या होता है? इम्प्लांट फेलियर। जो भी इम्प्लांट डाला, इम्प्लांट हम उसे बोलते हैं जो चीज़ अंदर डाली गई है, स्क्रू है ना, या प्लेट्स हैं, जो भी डाला गया है उसको हम बोलते हैं इम्प्लांट। तो इम्प्लांट फेलियर का मतलब हुआ जो भी इम्प्लांट डाला वो सही तरीके से वहाँ पे सेट नहीं हो पाया। ठीक है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लांट फेलियर। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनियन। ठीक है, कई बार इतना प्रोसीजर करने के बाद भी बोन जो है वो यूनाइट नहीं होती, जुड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन कई बार देखने को मिलता है कुछ कुछ पेशेंट में कि नॉन यूनियन हुआ है। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर। इतना प्रोसीजर होने के बाद या फ्रैक्चर होने के बाद वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होती है अगर प्रॉपर नहीं हो पाती हेड ऑफ फीमर में, तो वहाँ पे ए वेस्कुलर नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं AVN, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इन्फेक्शन। कई बार वहाँ पे इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है, प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से या किसी और वजह से कई बार वहाँ पे इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉम्प्लिकेशन होते हैं आफ्टर फ्रैक्चर। फिक्स हो जाता है फ्रैक्चर, तो उसका मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। फ्यूमरल नेक फ्रैक्चर्स, हेमी आर्थोप्लास्टी, एल्डरली अबव 50 ईयर्स, वीक ऑस्टियोपोरोटिक बोन। ठीक है, तो क्या होगा जब जो भी पेशेंट है आपके एल्डरली 50 साल से ऊपर के या जिनकी बोन वीक है, ऑस्टियोपोरोटिक है, तो वहाँ क्या करेंगे? रिप्लेस हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर को वहाँ रिप्लेस कर देंगे। हेमी आर्थोप्लास्टी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट वहाँ पे करेंगे। हेमी आर्थोप्लास्टी क्या होता है? सर्जरी इन विच बॉल ऑफ द हिप जॉइंट रिप्लेस्ड बाय मेटालिक बॉल। ठीक है, हेमी आर्थोप्लास्टी में क्या होता है? सर्जरी करेंगे इन विच बॉल ऑफ द हिप जॉइंट रिप्लेस्ड बाय मेटालिक बॉल। जो बॉल होती है हिप जॉइंट की उसको रिप्लेस करके वहाँ पे मेटल की बॉल फिक्स कर देते हैं। हेमी आर्थोप्लास्टी में स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, यही प्रोसीजर करना हो तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। हिप जॉइंट इज ओपनड एंड बॉल इज रिमूव्ड। ठीक है, हिप जॉइंट को ओपन करेंगे और जो बॉल है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। थाई बोन इज़ प्रिपेयर्ड टू होल्ड द प्रोस्थेसिस। थाई बोन जो होगी वो प्रिपेयर्ड रहेगी, करेंगे मतलब टू होल्ड द प्रोस्थेसिस। जो वहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं इम्प्लांट, उसे क्या बोलते हैं? प्रोस्थेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो थाई बोन इज़ प्रिपेयर्ड टू होल्ड द प्रोस्थेसिस। थाई बोन को प्रिपेयर करेंगे कि वो प्रोस्थेसिस को होल्ड कर सके विद और विदाउट द हेल्प ऑफ सीमेंट। ठीक है, कई बार सीमेंट का यूज़ करते हैं, कई बार सीमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो थाई बोन को प्रिपेयर करना है प्रोस्थेसिस को होल्ड करने के लिए विद और विदाउट द हेल्प ऑफ सीमेंट। आर्टिफिशियल बॉल इज रीलोकेटेड इनटू द एसिटाबुलम ऑफ हिप जॉइंट। ठीक है, आर्टिफिशियल एक बॉल वहाँ पे फिक्स कर देंगे, जो ओरिजिनल उसको हटा दिया और वहाँ पे आर्टिफिशियल बॉल इज रीलोकेटेड, मतलब वहाँ फिक्स कर देंगे इनटू द एसिटाबुलम ऑफ हिप जॉइंट। जहाँ पे एसिटाबुलम में बॉल पहले थी तो पुरानी को हटा के ओरिजिनल वहाँ पे मेटालिक बॉल एक फिक्स करके रीलोकेट कर दिया। अब जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो उसके बाद की एडवाइस क्या होती है कि क्या करना है पेशेंट को, सब एडवाइस आप उसको देंगे। तो डे 1 क्या होगा? एक्सरसाइज फॉर एंकल्स एंड टोज टू प्रिवेंट ब्लड क्रॉस। ठीक है, पेशेंट से आप बोलेंगे कि वो एक्सरसाइज करें एंकल की और टोज़ की, मतलब उंगलियों को चलाए पैर की और एंकल जॉइंट को चलाए, जिससे कि जो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रॉपर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, मतलब क्लॉटिंग वहाँ पे ना हो। फुल वेट बियरिंग वॉकिंग विद वॉकर। ठीक है, पेशेंट को कहेंगे फुल वेट बियरिंग वॉकिंग करेगा वॉकर के साथ। यू कैन सिट ऑन ए चेयर और टेक ए फ्यू स्टेप्स विद ए फ्रेम। ठीक है, उससे कहेंगे आप चेयर पर बैठ सकते हैं और
फ्रेम के साथ कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। अब डे 2 में क्या होगा? फर्स्ट डे तो ये हुआ, सेकंड डे क्या होगा? रिमूवल ऑफ बैंडेज, बैंडेज को रिमूव कर देंगे, एंड ड्रेन फ्रॉम द हिप जॉइंट, और जो भी ड्रेन लगा है उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। नी एक्सरसाइजेस कराएंगे, इसमें क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग, बेंडिंग, है ना, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे और बेंडिंग एक्सरसाइज कराएंगे। अलाउड टू गो टू द बाथरूम, पेशेंट को अलाउ कर देंगे बाथरूम जाने के लिए। फिर थर्ड डे क्या करेंगे? डे 3, वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, उसको स्टेयर्स पे ऊपर नीचे वॉक कराएंगे। कंटिन्यू द एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइज चल रही थी उसको कंटिन्यू रखेंगे। यू मे बी एबल टू गो होम विद इन 3 to 4 days आफ्टर द ऑपरेशन, मतलब कि उसको आप बताएंगे कि 3 से 4 दिन बाद वो ऑपरेशन के अपने घर जा सकता है, जाने लायक मतलब हो जाएगा। तो समझ गए ना, डे 1 में क्या करना है, फिर डे 2 में क्या करना है, डे 3 में, और उसके बाद उसको जब घर जाने के लिए एडवाइस कर देना है। स्टिचेस क्लिप्स रिमूव्ड एट 12 to 14 days, ठीक है, आप उसको बता देंगे कि जो आपके स्टिचेस लगा है वो 12 से 14 दिन में रिमूव होगा। यू कैन शॉवर बाथ आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिचेस क्लिप्स, ठीक है, मतलब कि आप नहा सकते हैं कब? जब आपके स्टिचेस या क्लिप्स हट जाएंगे, उसके बाद आप नहा धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न टू हाउस होल्ड वर्क एंड अदर डे टू डे एक्टिविटीज इन 6 to 8 weeks, जो भी आपका काम है, हाउस होल्ड वर्क है, या जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी, वो आप 6 से 8 हफ्ते में करने लायक हो जाएंगे। फिर आता है हेमी आर्थोप्लास्टी एक्सरसाइजेस। क्या क्या एक्सरसाइजेस आप उसको एडवाइस करेंगे तो अगर हेमी आर्थोप्लास्टी हुआ है तो? सबसे पहले क्या करें? फ्रिक्वेंट डीप ब्रीदिंग, उसको आप एडवाइस करेंगे कि फ्रिक्वेंट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है, जिससे कि उसको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, चेस्ट में कोई कंप्लेन ना आए। सेकेंड होगा पुल योर टोज टूवर्ड्स यू एंड पॉइंट अवे, ठीक है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि अपने आप टोज को अपने तरफ लाइए एंड पॉइंट अवे, ठीक है, एक बार अपनी तरफ लाइए फिर उसको दूर ले जाइए, इस तरह से मूवमेंट आपको करना है। थर्ड क्या होता है? सर्किल योर फीट इन बोथ डायरेक्शंस, जो आपका पैर है उससे सर्कल बनाना है दोनों डायरेक्शन में, मतलब एंकल को इस तरह से मूव करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर फोर्थ आपका आता है पुश नी डाउन टाइटन थाई मसल्स काउंट टू 10 एंड रिलैक्स, डू इट 10 times per hour। क्या करना है? पुश नी डाउन, ठीक है, घुटने को पुश करना है, टाइटन थाई मसल्स, ठीक है, थाई मसल्स को टाइट करना है, फिर काउंट टू 10, 10 तक गिनना है, एंड रिलैक्स, फिर रिलैक्स कर देना है, डू इट 10 times। ये प्रोसेस आपको 10 बार करना है। फिर नेक्स्ट आता है प्लेस ए रोल्ड टॉवेल अंडर योर नी, आपको क्या करना है? घुटने के नीचे एक रोल टॉवेल रखना है। लिफ्ट योर हील टू स्ट्रेटन नी, ठीक है, हील को लिफ्ट करना है जिससे कि आपका घुटना जो है, नी जॉइंट जो है वो स्ट्रेट रहे। काउंट टू 10 एंड डू 10 times per hour, 10 तक गिनना है और 10 बार करना है हर घंटे पर, ठीक है, 10 तक काउंट करके उसको होल्ड करके रोकना है और 10 बार करना है हर घंटे पर। नेक्स्ट आता है आपका 6 पॉइंट, प्लेस ए रोल टॉवेल अंडर योर नी, पुश योर नी एंड हील डाउन, ठीक है, आपको क्या करना है? रोल करके टॉवेल को घुटने के नीचे रखना है। फिर क्या करना है? उसके बाद पुश योर नी, नी से उसको पुश करना है
एंड हील डाउन, और हील को डाउन करना है। काउंट टू 10 एंड डू 10 टाइम्स पर आवर, इसको भी आपको 10 तक करना है और 10 बार करना है हर घंटे पे। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करवानी है और एडवाइस करनी है पेशेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th एक्सरसाइज आपकी क्या होगी? सिट एट द एज ऑफ बेड और चेयर। क्या करना है आपको? बेड है या चेयर, उसके एज पे मतलब किनारे एकदम बैठ जाना है। बेंड द ऑपरेटेड लेग, जो आपका ऑपरेटेड लेग है उसको बेंड करना है। एंड स्ट्रेटन स्लोली, और उसको स्ट्रेट करना है धीरे धीरे। रिपीट 10 टाइम्स पर आवर, उसको 10 बार हर घंटे पे रिपीट करना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ ऑल एक्सरसाइज फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन है ना, सभी एक्सरसाइज का जो फ्रीक्वेंट रिपीटेशन है बहुत ज़रूरी है। देन स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन एक्सरसाइज वंस और ट्वाइस ए डे, है ना। मतलब कि फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी होती है कंपैरेटिवली, कि आप ज़्यादा टाइम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं वंस और ट्वाइस ए डे, मतलब 1 या 2 दिन में अगर आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, तो उससे बेहतर ये होगा कि आप दिन में कई बार रिपीटिशंस करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। डू नॉट फोर्स एनी मूवमेंट्स। ठीक है, कोई भी मूवमेंट आपको फोर्सफुली नहीं करना है, मतलब कि किसी भी तरह का मूवमेंट जो है कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। जो इजीली आपसे एक्सरसाइज हो पाएगी उसी को करना है, और जो लगता है कि जहाँ पे कोई डाउट है उसको छोड़ देना है, या कोई दिक्कत हो रही है, कोई तकलीफ़ हो रही है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमी आर्थोप्लास्टी डूज एंड डोंट्स। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना होता है इसको, ये जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो डूज में क्या आएगा? रेज एंड सपोर्ट योर ऑपरेटेड लेग ऑन ए स्टूल। ठीक है, क्या करना है आपको? पैर को रेज करना, उठाना है, और सपोर्ट योर ऑपरेटेड लेग, और ऑपरेटेड लेग उसको सपोर्ट करना है एक स्टूल के सहारे, मतलब अपने पैर के नीचे एक स्टूल रख लेना है। डू वॉक शॉर्ट डिस्टेंस इनिशियली। ठीक है, आपको वॉक करना है शॉर्ट डिस्टेंसेस इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब बहुत लंबा नहीं चलना है, थोड़ा थोड़ा चलना है। एज यू गेट स्ट्रॉन्गर इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ वॉकिंग। जैसे जैसे आपके अंदर ताकत आती जाएगी वैसे वैसे आप डिस्टेंस जो है वॉकिंग का बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट आता है डोंट्स। डोंट्स क्या होता है? डू नॉट बेंड वे ओवर, है ना, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होना है, झुक के बहुत ज़्यादा मतलब कोई काम आपको नहीं करना है। डू नॉट क्रॉस लेग्स, क्रॉस लेग सेटिंग नहीं करनी है, मतलब 8 हफ्ते तक तो नहीं करनी है। डू नॉट ट्विस्ट योर बॉडी व्हेन स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग डाउन, मतलब जब भी आप सिटिंग पोजीशन में हो, स्टैंडिंग में हो या लाइंग डाउन में हो, आपको क्या करना है? डू नॉट ट्विस्ट योर बॉडी, अपनी बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट आता है डू नॉट पुल ब्लैंकेट्स अप लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें जैसे वो बैठे हुए हैं उस तरह से आपको ब्लैंकेट को अपनी साइड नहीं खींचना है। ठीक है, डू लाई ऑन साइड विथ पिलो बिटवीन नीज। अगर साइड में आप सो रहे हैं करवट लेके, तो आपको दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से पिलो को प्लेस करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? हेमी आर्थोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहला होता है इन्फेक्शन, है ना, इसको होने के बाद, ये ऑपरेशन होने के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी जिसे हम बोलते हैं, इस तरह की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है। न्यूरोवेस्कुलर इंजरीज भी होने के चांसेस रहते हैं। डिसलोकेशन ऑफ प्रोस्थेसिस, जो प्रोस्थेसिस पड़ा है उसका डिसलोकेट होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया नेक ऑफ फीमर टॉपिक, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे भी हम इसी में सेकंड, उसमें आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, नेक्स्ट जो भी फ्रैक्चर होगा। ठीक है।